आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये ऐसी माँ बेटी की घटना है जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और कैसे भी नौकरी कर कर कैसे भी अपना गुजारा कर रही थी। क्योंकि जब वो 2 साल की थी उसकी लड़की, तो उसका पति उसे किसी और लड़की के चक्कर में छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी। मिलता है उसका पति, लेकिन बहुत साल बाद, और कहाँ मिलता है, ऐसी जगह मिलता है जहाँ पर उन दोनों का कोई सहारा नहीं था। जब वो पहली बार अपनी बेटी को देखता है, उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और भीख मांगते हुए देखता है अपनी बेटी को। साथ ही जो उसकी पत्नी होती है, जो महिला होती है, वो उस वक्त अपनी शायद आखिरी सांसें गिन रही होती है, ऐसे मुकाम पर थी, जो कि उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और खून की भी ज़रूरत थी, लेकिन कोई उनका साथ नहीं था। रिश्तेदारों ने भी हाथ छोड़ दिया था। उस टाइम पर उसका पति उसे मिलता है, जो कि छोड़कर चला गया था। कम से कम 15 साल बाद उसका उसे पति मिलता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये झारखंड के हजारीबाग की है, जहाँ पर वो माँ बेटी रहा करती थी। अब उसकी माँ जो होती है, घर में बर्तन मांजने का काम किया करती थी, उससे अपनी बेटी को बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है। अब उसकी बेटी लगभग 16 साल की हो जाती है। जब वो 16 साल की हो जाती है तो अचानक एक दिन उसकी जो माँ होती है, उसका नाम उमा होता है, और जो लड़की होती है उसका नाम शालू होता है। अचानक उसके पेट में दर्द हो जाता है उसकी माँ के। जब पेट में दर्द होता है तो वो पास के ही सरकारी जो अस्पताल होता है, जो उसमें जाती हैं दिखाने के लिए। वहाँ के डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उसको पता लगता है कि उसके जो पेट में जो दर्द की वजह है, जो बार बार दर्द उठता है, उसके पेट में ट्यूमर है। अब ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। साथ ही उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज कर सकें। अब जब वो ये बात सोचती है कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। अब उसकी बेटी जवान हो चुकी थी, 15 साल की हो चुकी थी। अब वो यही सोचती है कि क्या होगा मेरी बेटी का अगर मुझे कुछ हो गया। तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा क्या होगा, कैसे इलाज होगा। तो डॉक्टर बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में दिखवाना चाहिए या बड़े किसी हॉस्पिटल में दिखवाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको रांची जाना चाहिए, वहाँ आपका इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, अब वो अपनी बेटी को ये बात बताती है तो उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है। तो उसकी बेटी और उसकी माँ को ध्यान आता है कि उसका एक रिश्तेदार है जो कि रांची में रहता है। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मतलब अपना इलाज करवा सके, अपना ऑपरेशन करवा सके और वहाँ जा सके। तो उनके पास एक छोटी सी ज़मीन होती है, जिसे वो गिरवी रखती है 20,000 रुपये में। अब वो गिरवी रखती है, वो 20,000 रुपये लेती है और फिर वहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है। जाने के बाद जब वो रिश्तेदार अचानक उन्हें आता हुआ देखते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत तो वो खुश होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ रहती हैं, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल वहाँ कोई था नहीं उनका, वो हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप वगैरह करवाती हैं, वहाँ से पूछताछ करती है। तो उन्हें वहाँ की, अब उन्हें रहते रहते करीबन 3-4 दिन हो चुके थे, तो रिश्तेदारों का मुँह भी अब ऐसा ही बनने लगा था। जब वो लास्ट बार जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसको 2 महीने बाद की डेट मिली है, 2 महीने बाद उसका ऑपरेशन होगा। तो जब वो आकर अपने रिश्तेदारों को बताती है कि 2 महीने बाद की डेट मिली है और ऑपरेशन इस दिन होगा, ये कहकर अपना सामान लेकर वो वापस अपने घर आ जाती है। आने के बाद अब उसके जो पैसे होते हैं वो करीबन 2 महीने जो निकलते हैं उसमें 10,000 रुपये तो उसके खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो काम धंधा भी नहीं कर सकती थी। अब उसके पास 10,000 रुपये बचते हैं और वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने कहा था 3 दिन पहले उसे आना है और एडमिट होना है हॉस्पिटल में। अब वो जब 3 दिन रह जाते हैं, बाकी 3-4 दिन रह जाते हैं, तो वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, सोचती है कि पहले से बता दूं कि मैं आ रही हूँ। जैसे ही वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है तो वो रिश्तेदार कहते हैं कि हम तो घर पर है ही नहीं, हम तो कहीं बाहर आए हुए हैं। ये सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि हमने पहले ही बता दिया था कि इस दिन ऑपरेशन है, हम लोग आएंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर वो जो रिश्तेदार थे वो उसको बोलते हैं, उमा को, कि वहीं पास में ही खूब सारे कमरे किराए पर मिलते हैं, होटल है, आप लोग कोई भी कमरा ले लो 2-4 हज़ार रुपये में, तो कमरा मिल जाएगा और वहाँ रह लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद वो लोग फ़ोन रख देते हैं। अब उमा और उस अपने बेटी को लेकर रांची पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल पहुँचती है
हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें एक कमरा मिलता है जो 3000 रुपये में मिलता है उन्हें। अब कमरा वो ले लेते हैं। लेने के बाद हॉस्पिटल में जाते हैं। जाने के बाद डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कल सुबह इनका ऑपरेशन होगा और अभी के लिए दवाइयाँ वगैरह लानी पड़ेगी। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है, मेरा ऑपरेशन हो गया तो 2-3 दिन तो तू मेरे पास ही रहना पड़ेगा, कमरे पर भी नहीं जा पाएगी। तो तू ऐसा कर, एक काम कर, कमरे पर चली जा और वहाँ से नहा धोकर आ जा आराम से। जब वो उसे ऐसा बोलती है तो उसकी बेटी कहती है ठीक है। अब वो अपने कमरे पर जाती है। रिक्शे से जाने के बाद वहाँ नहाती धोती है। नहाने धोने के बाद वहाँ से आती है, रिक्शे से वापस आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आती है, रिक्शे से जैसे ही उतरती है, तो ना तो उसके पास उसका पर्स होता और ना ही उसका फ़ोन होता। अब उसका पर्स और फ़ोन, जिसमें जो बाकी के पैसे थे वो थे कम से कम 7-8 हज़ार रुपये। अब वो पर्स चोरी हो जाता है उसका। जब वो पर्स चोरी हो जाता है तो उसे बहुत दुःख होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है वो। साथ ही रिक्शे वाला उसे अलग बातें सुनाता है कि जब पैसे नहीं थे तो क्यों रिक्शे में बैठी। उल्टा सीधा बोल कर वो कैसे भी कर रिक्शे वाले से तो पीछा छुड़ाती है। और वहीं जब अंदर जाती है तो उसकी माँ उसे देखती है तो बड़ी हैरान होती है और उससे साथ ही पूछती है कि तेरा पर्स और तेरा फ़ोन कहाँ है। तो वो अपनी माँ को बुरा ना लगे, पहले ही उसकी माँ की हालत ख़राब थी, तो वो उसको बोलती है कि माँ, मेरा पर्स और फ़ोन शायद कमरे पर ही रह गया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाऊँगी तो ले आऊँगी। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, तू ले आइयो जब भी तेरे को मौका मिले। ऐसा कहने के बाद जब अंदर जाती है तो डॉक्टर वही दवाई के बारे में पूछते हैं कि उन्हें एक स्लिप देते हैं। उसे उसकी बेटी को कहते हैं कि ये ज़रूरी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इन्हें रात को ही देनी है, सुबह इनका ऑपरेशन होगा। साथ ही 2 यूनिट खून भी चाहिए इन्हें चढ़ाने के लिए ऑपरेशन के बाद। अब वो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं अब हम खून कहाँ से लाएंगे। तो वो डॉक्टर होते हैं, कहते हैं इतना बड़ा ऑपरेशन है ट्यूमर का और कोई रिश्तेदार कोई साथ नहीं है तुम्हारे, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। ऐसा कहने के बाद वो उन्हें बोलता है अब खून तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कहते हैं कहीं से भी अरेंज करवाइए, जमा करवा दीजिए खून, उसके बाद ही हम लोग ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो फिर से आपको 2-3 महीने बाद की डेट मिल जाएगी। ऐसा कहने के बाद वो लोग परेशान होते हैं। अब वो उसकी बेटी उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि तू कमरे पर जा, पैसे लेकर ये दवाई देख कितने की आती है, दवाई तो लेके आ। अब उसे पता था उसकी बेटी को कि मेरा पर्स तो चोरी हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। हॉस्पिटल से अपनी माँ के पास से तो निकल जाती है। साथ ही वो जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, जाके सड़क के किनारे बैठ जाती है और रोती है। जब लोग जवान लड़की को रोता हुआ देखते हैं तो सब लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो अपने बारे में बताती है, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो कोई कुछ बोलता है, कहता है भीख मांगने का नया तरीका है, कोई 10 रुपये दे जाता है, कोई 20 रुपये दे जाता है, इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं करता। कहते हैं ये तो रोज़ का ही है। ऐसा कहने के बाद सब लोग चले जाते हैं। जब रात को 8 बज जाते हैं देखती है तो उसके पास सिर्फ 200 रुपये ही जमा होते हैं। बहुत ज़्यादा वो परेशान होती है। साथ ही हॉस्पिटल वापस आती है। हॉस्पिटल के बाहर भी वो पैसे मांगने लगती है। जब वो पैसे मांग रही होती है बाहर, हॉस्पिटल के बाहर भी, तो जो डॉक्टर था जो उसकी माँ का ऑपरेशन करना था, वो डॉक्टर उस लड़की को पहचान लेता है पैसे मांगते हुए। तो उस लड़के की फ़ोटो खींच लेता है और उसकी माँ को जाकर दिखाता है कि तुम्हारी बेटी तो बाहर लोगों से पैसे मांग रही है और तुम्हें ऑपरेशन करना है। जब तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से तुम लोग ऑपरेशन कराओगे। तो वो उसकी माँ उसकी यकीन नहीं करती कि मेरी बेटी तो पैसे लेने गई है कमरे पे। जब उसे वो उसकी फ़ोटो दिखाता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है कि मेरी बेटी की ये हालत है, वो पैसे मांग रही है लोगों से। ऐसा करने के बाद वो उस डॉक्टर से कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बुला दीजिए। उसकी बेटी को वो बुलाकर जब अपनी माँ के पास उसकी माँ के पास लेके जाता है तो उसकी माँ जब उसे देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, ज़रूर तेरे साथ कुछ हुआ है तो मुझे बता। वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अब दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत परेशान होती है। साथ ही दोस्तों, जिस चोर ने उसका फ़ोन और मोबाइल चुराया था, वो चोर उसके पैसे तो खर्च कर देता है, जो भी 8,000 रुपये थे, 7-8 हज़ार रुपये। लेकिन जो फ़ोन होता है उसे बेचने के लिए वो एक दुकान पर जाता है। जब वो दुकान पर जाता है तो फ़ोन ऑफ होता है। जैसे ही वो दुकान वाला, फ़ोन सही करने वाला, वो फ़ोन ऑन करता है तो उसमें देखता है डिस्प्ले पर एक फ़ोटो शो होती है जो कि उन माँ बेटी की होती है। फ़ोटो देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। साथ ही वो उस चोर से पूछता है कि ये फ़ोन किसका है। तो वो कहता है कि ये मेरा ही फ़ोन है और मुझे बेचना है, कोई इमरजेंसी पड़ गई है इसीलिए। ज़्यादा का फ़ोन तो नहीं था लेकिन फिर भी वो स्मार्टफ़ोन था, सस्ता वाला ही था लेकिन स्मार्ट था। अब वो कहता है कि ये मेरे ही घर वालों की फ़ोटो है, अब मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद अब वो फ़ोन लेता है, फ़ोन को और गैलरी चेक करता है तो उसमें हॉस्पिटल की फ़ोटो होती हैं काफ़ी सारी, ज़्यादातर हॉस्पिटल की ही होती हैं क्योंकि वो रांची में ही हॉस्पिटल होता है और वहीं वो रह रही होती हैं। वो उस हॉस्पिटल में पहुंचता है क्योंकि उस
हॉस्पिटल में फ़ोटो होती है तो उसी हॉस्पिटल में जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के पास पहुँचता है तो वही लड़की होती है जो उसकी फ़ोटो होती है उसी की। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो लड़की को देखता है। उस लड़की काफ़ी सारे लोगों से पैसे मांग रही होती है उस वक्त भी। जब वो उस लड़की सोचता है, खड़ा हो जाता है कि ये लड़की मेरे पास भी आएगी, मुझसे भी मदद मांगेगी। अब जो वो लड़की होती है वो उसके पास भी आती है और उससे कहती है कि अंकल जी मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ का ऑपरेशन है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूँ, लेकिन ये बात कैसे साबित होगी कि सच में तुम्हारी माँ इस हॉस्पिटल के अंदर है। तो वो कहती है आप चाहो तो मेरी माँ को अंदर देख लीजिए, लेकिन मेरी माँ से इस बारे में कुछ मत कहना। और मेरी माँ को भी ऐसा कुछ नहीं पता है। मेरी माँ को सिर्फ ये पता है कि मेरे पैसे खो गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं अभी भी लोगों से पैसे मांग रही हूँ। वो उसको ऐसे बोलता है। तो वो जो आदमी होता है उस लड़की के साथ अंदर जाता है। जाने के बाद उसको देखता है। जैसे ही वो उस महिला को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही जब उमा उसको देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं, उसका पति था, जो कि करीबन 15 साल पहले जब उसकी बेटी 2 साल की थी तो उसका पड़ोस में ही किसी लड़की से चक्कर चलने लगता है और उसे वो लेकर भाग जाता है। उसके घर वाले, लड़की के घर वाले कंप्लेंट करवा देते हैं तो उसको जेल हो जाती है। जेल हो जाने के बाद वो जब वापस आता है तो समाज वाले उसे रहने नहीं देते वहाँ, और फिर इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से अपनी बीवी, अपनी बच्ची को छोड़कर रांची आ जाता है। अब जब रांची आ जाता है, इसको भी रांची जाना पड़ा था, उमा और उसकी बेटी को। इसीलिए वहाँ जब ये देखता है उन्हें तो पहचान लेता है। साथ ही जब अपनी बेटी को देखता है कि जवान हो चुकी है तो उसे देखकर रोता है। अब उसने अकेला था, वो काम कर ली थी वहाँ से आने के बाद। फिर वो अपनी दुकान वगैरह करता है और दुकान उसकी अच्छी चल रही थी तो उसके पास पैसों की कमी थी नहीं। फिर वो खून का इंतज़ाम करता है और सारे पैसों का इंतज़ाम करता है। अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराता है। साथ ही उससे माफ़ी भी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मुझसे गलती हुई है। तो फिर वो उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और अपनी माँ उससे माफ़ी मांगता है। उसकी वो भी बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं जो बचपन में छोड़कर चले गए थे। और ऐसा करने के बाद वो अपने पिता से मिलकर बहुत ज़्यादा रोती है। रोने के बाद फिर वो रांची में ही अपने परिवार के साथ रहने लगता है। माँ बेटी दोनों अपने पिता को पाकर और अपने पति को पाकर खुश होते हैं और दोनों फिर एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।